हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति में राजस्थान की स्थापत्य कला, अर्थात राजस्थान में जो निर्माण कार्य हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में हम सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य, महल, हवेलियां, छतरियां, स्मारक और स्तंभ, मंदिर और मस्जिद, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थापत्य कला है अर्थात इसके बारे में सबसे प्राचीनतम हम बात करें तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। हमें प्राचीन काल से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी महलों का निर्माण हुआ था, दुर्गों का निर्माण हुआ था, तो उस समय से ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कालांतर में इसमें धीरे धीरे सुधार होता जाता है। और भारत की स्थापत्य कला की हम बात करें तो भारतीय स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो माना जाता है मुगल बादशाह शाहजहां के समय को। और राजस्थान की स्थापत्य कला या वास्तुकला, इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो माना जाता है महाराणा कुंभा के समय को। और महाराणा कुंभा को ही राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। जब हमने महाराणा कुंभा पढ़ा था मेवाड़ के इतिहास में तो हमने बात भी की थी इस पर। आज हम शुरू करते हैं राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य से। सबसे पहले देखते हैं भाई दुर्ग है, इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है। मनुस्मृति में इस दुर्ग शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, फोर्ट्स। और ऋग्वेद के अंदर दुर्ग को क्या कहा गया है, पुर कहा गया है। दुर्ग शब्द के लिए पुर शब्द का उपयोग किया गया है। पुर यानी किला, जिसे कोट भी कहते हैं, ये ऋग्वेद में इनके लिए शब्द का उपयोग किया गया है। किसका? पुर शब्द का। जैसे जो वर्षा के देवता है इंद्र, इनको पुरंदर कहा गया था, अर्थात किलों को तोड़ने वाला। और राजस्थान में दुर्गों के बारे में सबसे पहले कहीं से जानकारी मिलती है तो कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। जब हमने इसका नगर नियोजन पढ़ा तब बात की थी कि जो सभ्यता है दो भागों में विभाजित थी। एक नगर है दो भागों में विभाजित हुआ करते थे, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा हुआ करता था, जिसे दुर्ग टीला कहा जाता था, सार्वजनिक महत्व की इमारतें होती थी। तो इस तरह से हमने बात की। और जो पूर्वी भाग था वो नगर टीला होता था, जहां आम आदमी रहता था। और इन सब का कोई प्रमुख उद्देश्य है दुर्ग निर्माण का भी, तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं वैसे तो, लेकिन कोई प्रमुख उद्देश्य है वो है सुरक्षा व्यवस्था। उसके बाद निवास स्थान से भाई निवास के लिए भी चाहिए, आक्रमण हो जाता है तो प्रजा की रक्षा के लिए भी दुर्ग जरूरी है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे महत्व हैं दुर्गों के। बात करें भारत में यानी सर्वाधिक दुर्ग कहां पर हैं तो वह है महाराष्ट्र में सर्वाधिक दुर्ग हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और तीसरे नंबर पे है राजस्थान दुर्गों के मामले में। राजस्थान में पग पग पर आपको कहीं भी आप जाएंगे कहीं भी घूमने तो आपको हर ऐसा कोई भी अंचल नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी जनपद नहीं मिलेगा, कोई भी जन नहीं मिलेगा कि जहां पर दुर्ग न हो। शुरू करते हैं आज की इस क्लास में कि राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग हैं, महत्वपूर्ण दुर्ग, उन सब के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ बेसिक। उसके बाद एक एक दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कोई भी दुर्ग दे दिया, ऊंटाला का किला राजस्थान के किस जिले में है, शेरगढ़ का जो दुर्ग है वो राजस्थान के किस जिले में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस छोटे से डायग्राम से। तो सबसे पहले तो इसके बारे में देखेंगे, फिर इन एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन गंगानगर से। देखो ऊपर से, तो गंगानगर के अंदर कौन सा दुर्ग है? सोडलगढ़। हनुमानगढ़ में भटनेर, चूरू में चूरू का किला है, बीकानेर में जूनागढ़, जैसलमेर में सोनारगढ़ है, पोखरण दुर्ग, मोहनगढ़ किला, जोधपुर में मेहरानगढ़, बाड़मेर में सिवाना दुर्ग, कोटड़ा दुर्ग, किलोणगढ़ और हापाकोट, जालोर में सुवर्णगढ़, सुवर्णगिरी भी कहते हैं, सिरोही में अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान दुर्ग, उदयपुर में सज्जनगढ़ और ऊंठाला का किला, राजसमंद कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ में एक तो चित्तौड़गढ़ और एक भैंसरोडगढ़। इन सबको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। एक बार बेसिक देख रहे हैं कहां पर कौन सा दुर्ग है, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एक डायरेक्ट ही।
भीलवाड़ा में मांडलगढ़, टोंक में भूमगढ़, काकोड़गढ़, धौलपुर में शेरगढ़, देखो शेरगढ़ यहां पर भी है, धौलपुर में भी है, बारा में भी है, दौसा में दौसा और गीसगढ़, सीकर में लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर दुर्ग। इसके बाद और भी राजस्थान में दुर्ग हैं, जैसे यहां से हम बात करें झुंझुनू के अंदर खेतड़ी का जो महल है, खेतड़ी का दुर्ग भी है, भोपालगढ़ है, बागोरगढ़, नागौर में नागौर दुर्ग, कुचामन दुर्ग, पाली के अंदर सोजत दुर्ग, अजमेर में तारागढ़, मैगजीन दुर्ग और टोडगढ़, बूंदी में एक दूसरा भी तारागढ़ दो है, एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है, बूंदी में एक इंदरगढ़ भी है, बारा के अंदर शेरगढ़ मैंने बताया था, कोसवर्धनगढ़ और शाहबाद किला, झालावाड़ में गागरोन दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग और नवलखा दुर्ग, सवाई माधोपुर में रणथंबोर का किला, खंडहार किला, करौली में तीमनगढ़, भरतपुर में लोहागढ़, डीग, विजय मंदिर दुर्ग, तनवनगढ़, जयपुर में आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, माधोराजपुरा का किला, चौमुहागढ़ चौमू में, करणसर दुर्ग, लवाणगढ़, बोराज दुर्ग, शाखुन दुर्ग, और इस तरह अलवर में भानगढ़, बाला किला, कांकनबाड़ी का दुर्ग, राजौरगढ़, नीमराणा दुर्ग, अजबगढ़, सूरजमुखी किला। तो ये सब क्या है, राजस्थान के प्रत्येक जिले में स्थित प्रमुख दुर्ग। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इन्हें आप नोट करना और अब एक बार तो इन्हें ही याद करना। सबसे पहले तो कौन सा दुर्ग कहां पर है। आगे हम देखते हैं जो ये दुर्ग हैं इनकी विभिन्न श्रेणियां बताई गई हैं। जैसे रामायण है तो रामायण में भी 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है हमें। महाभारत काल में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं और महाभारत के एक आचार्य शुक्राचार्य थे, उन्होंने शुक्र नीति, उनकी जो नीति थी शुक्र नीति, उन्होंने उस नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई हैं, जिसमें हमारे राजस्थान के दुर्गों का निर्माण हुआ है इसी नीति के आधार पर। और आगे हम देखेंगे जो कौटिल्य है, उन्होंने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। तो कौन कौन से हैं दुर्ग देखिए, जैसे एक है गिरि दुर्ग, आचार्य शुक्राचार्य की जो नीति शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं, उनमें से कौन कौन से दुर्ग हैं। एक तो है गिरि दुर्ग, जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। गिरि का मतलब ही क्या होता है, पहाड़ी, किसी भी पहाड़ पर, पर्वत पर या किसी ऊंचे पठार पर बना हुआ जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है, गिरि दुर्ग, जिसमें पानी की भी व्यवस्था होती है अच्छी। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सभी मोस्टली दुर्ग हैं वो गिरि दुर्ग ही हैं, जैसे एक कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बहुत सारे दुर्ग हैं। एक है जल दुर्ग या ओदक दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो या 2 या 3 ओर से जल से गिरा हुआ हो, जो द्वीप जैसा प्रतीत हो, तो आइलैंड जैसा दिखता हो, वो कौन सा है, ओदक दुर्ग। जैसे गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़। एक है ऐरण दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो दुर्गम है, पहुंचना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि मार्ग में बहुत सारी खाइयों का निर्माण कर रखा हो, कांटेदार मार्ग हो, पत्थरों से युक्त मार्ग हो, नुकीले पत्थर हों, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था से ऐसी जगहों पर दुर्ग बनाए जाते हैं। और इसका जो प्रमुख दुर्ग है वो है रणथंबोर दुर्ग, ऐरण दुर्गों में। एक है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जिसके अंदर सैनिकों के लिए अनुकूल व्यवस्था हो, सैनिकों के रहने के लिए अनुकूल व्यवस्था हो, जिसे भेदा न जा सके। और ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्ग है बिना सैनिकों के अधूरा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह से सैनिकों के बिना दुर्गों का भी कोई महत्व नहीं है। तो सैन्य दुर्गों में सभी दुर्ग ही सैन्य दुर्ग होते हैं। और देखिएगा जो दुर्ग हैं इनका वैसे भी बहुत महत्व है, क्योंकि दुर्ग के अंदर एक व्यक्ति ही 100 व्यक्तियों के बराबर है। बाहर कोई व्यक्ति है, जैसे एक धनुर्धर है, धनुष चलाने वाला, दुर्ग के अंदर तो एक धनुर्धर ही काफी होता है। यदि दुर्ग की किसी दीवार पर खड़ा है और नीचे कोई बहुत सारे धनुर्धर हों, तो वो एक अकेला धनुर्धर ही 100 धनुर्धरों के बराबर है, दुर्ग के अंदर है तो। और दुर्गों का वैसे भी बहुत महत्व हुआ करता था, क्योंकि दुर्ग है उसके अंदर ही वहां की राजधानी हुआ करती थी, राजधानी बनाई जाती थी।
और यहाँ दुर्ग के ऊपर अधिकार करने पर इसका मतलब है उस राज्य के ऊपर अधिकार हो गया है। यदि राज्य के किसी छोटे से भाग पर सीमाओं पर अधिकार कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दुर्ग पर अधिकार होना उस राज्य पर अधिकार होना माना जाता है। एक है देखिए पारिख दुर्ग, जिसके चारों ओर खाई हो, खाइयों से निर्मित हो, जैसे लोहागढ़ दुर्ग आप देख रहे हैं इस पिक में भी, और इसमें जल भरा हुआ है। आगे है वन दुर्ग या ओरण दुर्ग, जिसे मेवास दुर्ग भी कहते हैं, चारों ओर सघन वनों या कांटेदार वनों से घिरा हुआ हो। सिवाना दुर्ग है जैसे। पारिद दुर्ग, जिसके जो दीवार है चारों तरफ परकोटा बना हुआ हो एक तरह से। पारिद दुर्ग परकोटा बना हुआ ईंट या पत्थर से बनी हुई दीवार, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। धानवन दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हों, वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जैसे सोनारगढ़, जूनागढ़। एक है सहाय दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें राज परिवार के सदस्य रहते हों, उनके मित्र राज्यों के उनके साथी रहते हों, अधिकारी हों, सैनिक हों, उन सब के आवास की जो व्यवस्था है वो सहाय दुर्ग, सभी दुर्ग सहाय दुर्ग की श्रेणियों में ही आते हैं मोस्टली। तो ये थे दुर्गों की 9 श्रेणियां। इसके बाद कौटिल्य हैं, इन्होंने भी दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई हैं। एक तो ओदक दुर्ग, वहीं जल दुर्ग। धानवन दुर्ग, जिसके चारों तरफ क्या हो, रेत के टीले हों। गिरि दुर्ग, पर्वत पर निर्मित दुर्ग। और एक है वन दुर्ग। ये कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की 4 श्रेणियां हैं, और सबसे श्रेष्ठ दुर्ग किसको माना गया है? गिरि दुर्ग को, मनुस्मृति में और कौटिल्य के अनुसार। तो ये कौटिल्य की श्रेणियां थी। अब हम देखते हैं जो एक दुर्ग होता है कागमुखी दुर्ग। कागमुखी दुर्ग वो होता है, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग को देखिए आप, ये जो दुर्ग है आगे से आपको सकरा दिखाई दे रहा है और पीछे से देखो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? कागमुखी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और एक कुछ वर्ड्स हैं जैसे पासीब, एक शब्द सुनने को मिलेगा आपको पासीब। पासीब का मतलब कि दुर्ग की दीवार पर एक चबूतरे का निर्माण कर लिया जाता है, ठीक है, आक्रमण के लिए, जिससे ऊपर से आसानी से दुश्मन को देखा जा सके। साबात, किलों में चमड़े से ढका मोटा रास्ता, जिसे साबात कहते हैं। एक है जीव रेखा। जीव रेखा कहें आप या कहें किले की आत्मा। तो ये क्या है? एक छोटा दुर्ग होता है। जब आप कोई बड़े दुर्ग है और उसके बड़ा दुर्ग जैसे पहाड़ी पर बना हुआ है और उस पर पहुंचने के लिए एक छोटे दुर्ग के रास्ते से आपको जाना पहुंचना होता है उस दुर्ग तक, तो वो जो छोटा दुर्ग है वो क्या कहलाता है? उस दुर्ग की आत्मा कहलाता है। और इसका जो प्रवेश मार्ग है उसे ही जीव रेखा कहते हैं। उस छोटे दुर्ग को कहते हैं, उस किले की दुर्ग की पूंजी भी कहा जाता है। जैसे रणथंभौर का दुर्ग है, उसका जो किले की उस रणथंभौर दुर्ग की जो चाबी है वो किसे माना जाता है? झाइन के किले को। तो ये है जीव रेखा। आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हर एक क्लास में हम विस्तार से एक एक दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।